कि अगर एफिनिट 0 नहीं है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, सुनना। किसी बॉडी पे सपोज करो कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है और मैंने फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट अगर अभी किस में है, रेस्ट पे है, फोर्स लगाने से ये क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा कुछ वेलोसिटी v से, ठीक है। तो जो वेलोसिटी v से मूव करना स्टार्ट कर देगा मतलब ये मोशन में आ गया, क्लियर, ठीक है। पहले रेस्ट में था फिर मोशन में आ गया, क्यों, क्योंकि फोर्स लगाए। जब बॉडी पे फोर्स लगाए तब मोशन में आया, ठीक है। मतलब फोर्स, पहला इफेक्ट याद रखना, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है, और अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर सकता है। ये किसका इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब आगे मूव करते हैं, दूसरी बात, अगले स्लाइड्स पे मूव करो। और क्या क्या हो सकता है फोर्स, क्या क्या कर सकता है फोर्स, ठीक है। तो इफेक्ट नंबर 2 की बात करें, सपोज करो अगर फोर्स स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, मतलब फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड और वेलोसिटी, comma it can also decrease the speed और वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है फोर्स। मतलब सपोज करो अगर कोई साइकिल चल रहा है, अपने दोस्त का साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा दोस्त आया और पीछे से वो जस्ट धक्का दे दिया, तो धक्का दिया तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, आपका साइकिल स्पीड हो जाए, ठीक है, आपका साइकिल रुक जाए, ठीक है। ये सिचुएशन बनता है ना कि आपने साइकिल के साथ क्या क्या किया, अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर आगे कुछ और रहा तो इट में कॉज सम एक्सीडेंटल केस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि फोर्स का क्या क्या मतलब इफेक्ट हो सकता है, वो स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को कम भी कर सकता है। अब तीसरी बातों को ध्यान से करना, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब क्या बोल रहा हूं, एक फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को बदल सकता है। मतलब अगर सीधा चल रहा है, फोर्स लगाकर उसको इधर इधर या जिधर मन करे उधर कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, और डिक्रीज भी कर सकता है। अब फोर्थ पॉइंट ये मैं बोल रहा हूं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शेप और साइज की बात करें तो तुम फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हो, शेप को भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। मतलब फोर्स बहुत कुछ कर सकता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी बदलना हो तो फोर्स का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ अपना फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्लियर। अब हम लोग आगे की बात करें तो सिंपल अपने को दो टाइप का फोर्स मिलता है, ठीक है। दो टाइप का फोर्स समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बोला जाता है रियल लाइफ में कि दो टाइप का फोर्स, पहला बोलते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, जानते हो क्या होता है एक्सेलरेटिंग फोर्स, और दूसरा बोलते हैं डी एक्सेलरेटिंग फोर्स।
डी एक्सेलरेटिंग फोर्स, या इसी का दूसरा नाम होता है रिटार्डिंग। क्लियर। अब देखो मैं बताता हूं एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है कि इफ द वेलोसिटी और स्पीड of the object increases, then the force will be accelerating। आई बात समझ में? जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, उस केस में हम लोग इस फोर्स को बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्लियर। अब दूसरी बात है, इफ द फोर्स, सॉरी, इफ द वेलोसिटी और स्पीड of the object decreases, अगर वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीज कर रहा है, then the force will be decelerating। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होता है? अगर कहीं भी बोले कि एक्सेलरेटिंग फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अगर बात करें डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, एक्सेलरेटिंग फोर्स और डी एक्सेलरेटिंग फोर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल। अब फोर्स का तो प्रॉपर्टी पढ़ ली कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, कितने टाइप का फोर्स होता है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब हम लोग इंटर करते हैं। हाँ, फोर्स के बारे में ही बता दिया ना हम लोग कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम, और इसका फुल नेम लिखे तो ये होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो, अब न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों लॉ के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझिएगा बातों को ध्यान से, बहुत इजी है, सवाल बहुत आसानी से बनता है, बस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यही बोलता है, इफ ये बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। ठीक है, और इन और is moving an object will be at rest or in uniform motion, uniform motion until an external unbalanced force
is acted upon। मतलब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। इजी है, बहुत इजी है, समझने में बहुत इजी है, और इसका क्वेश्चन से बहुत आसानी से होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास दो कंडीशन, या तो वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। ध्यान रखना, मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, क्लियर, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा, वो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until an external unbalanced force is acted upon। मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस बॉडी पे ना लगे तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। मतलब ए बॉडी इज एट रेस्ट और इन, मैं इसमें कुछ गलत लिखा हूं क्या, हाँ इसको थोड़ा सुधार लेना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे कि ए बॉडी is at rest or in uniform circular motion, sorry uniform circular नहीं, uniform motion, uniform motion, then it will continues to be at rest or in uniform motion until an external unbalanced force is required।